यहाँ पर आवेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं और यहाँ पर हेडिंग है प्रेरण द्वारा आवेशन हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कोई अगर उदासीन वस्तु है तो उस पर आवेश कितना होता है, उस पर आवेश कितना होता है। तो अगर उदासीन वस्तु पर नेट आवेश शून्य होता है, देखते हैं कैसे। मान लो ये कोई धातु का गोला है, इस पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। ये बात हो रही है केवल उदासीन वस्तु की। तो इसमें देखा गया कि 6 क्या है, धनावेश है और 6 ऋणावेश है। दोनों को सम किए तो कितना आया, शून्य आ गया। दोनों को जोड़े तो क्या आया, शून्य। यानी कुल आवेश कितना आ गया, शून्य। यानी ये धातु गोला कैसा है, उदासीन है। और प्रेरण द्वारा आवेशन करते क्या है कि इसी गोले के पास, यानी उदासीन गोले के पास हम एक आवेशित छड़ लेकर आते हैं। आवेशित छड़ लेकर आते हैं। आवेशित छड़ अगर यहाँ पर लेकर आते हैं, अगर धनावेश लेकर आते हैं, धनावेशित छड़ लेकर आते हैं, तो यहाँ से जितने निगेटिव यानी ऋणावेश है वो सब इस सिरे पर आ जाएंगे, इस सिरे पर आ जाएंगे और धनावेश प्रतिकर्षण के कारण इस सिरे पर चले जाएंगे। तो इसको हम समझते हैं नीचे स्टेप बाय स्टेप तो कैसे आवेशित किया जाता है। तो यहाँ पर डिफिनीशन लिख रखा है हमने कि प्रेरण द्वारा आवेशन में किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देते हैं या आवेशित करते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आवेशित करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने एक धातु का गोला लिया जो उदासीन है, जिस पर यानी समान संख्या में आवेश है, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, ये उदासीन है। इस धातु के गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रखा और इस धातु के गोले के पास एक धनावेशित छड़ लेकर आया। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में एक धनावेशित छड़ लेकर आया। धनावेशित छड़ लेकर आने से इस धातु में जितने ऋणावेश हैं आकर्षण के कारण इस सिरे पे आ जाते हैं और धनावेश प्रतिकर्षण के कारण इस सिरे पर आ जाते हैं। अब स्टेप नंबर 3 में करते क्या है, स्टेप नंबर 3 में आपको बताया गया है कि इस को हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, यानी ज़मीन से जोड़ देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग जैसे ही करें वैसे ही ये धनावेश कण कहाँ चले जाएंगे, ज़मीन के अंदर। या तो ये कह लो कि यहाँ से ज़मीन से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ आ जाएंगे, इस धातु के गोले पर, जो कि इस आवेश को क्या करेंगे, धनावेश को उदासीन कर देंगे। यानी यहाँ पर जितने धनावेश है उतने यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर इसको क्या करेंगे, उदासीन कर देंगे। या तो यहाँ से ये कह लो कि ये धनावेश कहाँ चले जाएंगे, ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर चले गए जैसे ही हमने इसको भू संपर्कित किए। उसके बाद हुआ क्या कि स्टेप नंबर 4 में आप देख लो, स्टेप नंबर 4 में हमने किया क्या कि भू संपर्कित जैसे ही धनावेश नीचे चले गए तो भू संपर्कित तार को पहले हमने काट दिया, यानी यहाँ से संपर्कित तोड़ दिया, अर्थिंग को हटा दिया। अर्थिंग हटाने के बाद यहाँ से हम छड़ भी हटा दिए। दूसरे स्टेप में क्या किए, छड़ भी हटा दिए। तो छड़ हटा दिए तो इस धातु के गोले पर चारों तरफ क्या हो गए, आवेशित हो गया, आवेश चारों तरफ वितरित हो गए। तो ये गोला आवेशित हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि प्रेरण द्वारा क्या 2 गोलों को आवेशन किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है। देखते हैं यहाँ पर हेडिंग भी वही है कि प्रेरण द्वारा 2 गोलों का आवेशन। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास 2 गोले हैं जो कि उदासीन है। स्टेप नंबर 4 में दिखाया गया कि 2 गोले हैं जो कि उदासीन हैं, इनको भी एक कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि हम एक धनावेशित छड़ को लेकर आए यहाँ पर, और जैसे ही धनावेशित छड़ को लेकर आते हैं तो धनावेशित छड़ के कारण ये ऋणावेश क्या होते हैं, आकर्षित होकर इस सिरे पे आ जाते हैं और धनावेश क्या करते हैं कि प्रतिकर्षित होकर इस सिरे पर आ जाते हैं। उसके बाद करते क्या है, अब यहाँ पर अर्थिंग नहीं करते, यहाँ पर हम अर्थिंग नहीं कर सकते, बस यहाँ पर यही कर सकते हैं कि इस गोले को अलग कर दिए। इस गोले को क्या किया हमने, अलग कर दिया। यहाँ पर देखिए स्टेप नंबर 4 में दिखाया गया है, इस गोले को अलग कर दिया। जैसे ही अलग किए तो इस पर कौन सा आवेश है, धनावेश। इस गोले पर चारों तरफ धनावेश वितरित हो गए और इसमें क्या हो गया कि इस पे और ऋणावेश। अब जैसे ही रॉड हटा दिए इस गोले के पास से तो इस गोले पर क्या आ गए, ऋणावेश आ गए। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशित करते हैं। आइए समझते हैं आगे।
आगे कूलाम बल समझते हैं। कूलाम बल में क्या, कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल उसको कहते हैं। कूलाम बल कह लें या स्थिर वैद्युत बल कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। तो कूलाम बल होता क्या है कि इसमें दो बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं और उनके बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे, कूलाम बल कहते हैं। यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल कूलाम बल कहलाता है। अब कूलाम नियम क्या होता है, तो कूलाम नियम के बारे में समझते हैं यहाँ पर। तो कूलाम नियम समझने से पहले हम गुरुत्वाकर्षण का नियम समझते हैं या गुरुत्वीय बल समझते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में ये पढ़े थे कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि दो पिंड है M1 और M2 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्योंकि इनके पास द्रव्यमान है। तो यहाँ से देखा गया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच लग रहा है, इन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती कह लो या समानुपाती, तथा इनके बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हम दोनों समीकरण से क्या लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती M1 इंटू M2 बटे R² लिख सकते हैं। यहाँ से जैसे ही ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा G, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणीयता कहते हैं। और यहाँ से हो जाएगा F = G M1 M2/R²। ठीक इसी प्रकार हम कूलाम का नियम भी समझते हैं। हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच जो कूलाम बल लग रहा है, इन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इन दोनों नियम से क्या मिला, एक नियम ये है एक नियम ये है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। दोनों नियम से क्या मिला, तो कूलाम के नियमानुसार हम ये देखें कि यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की दिशा किधर होती है, तो दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब समीकरण 1 हम समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं, दोनों F के अनुक्रमानुपाती है, तो दोनों को लिख सकते हैं सम्मिलित रूप से। समीकरण 1 हम समीकरण 2 से यहाँ पे लिखा गया है F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/R²। अब यहाँ से जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जो K आया है यहाँ पे, तो यहाँ से लिख सकते हैं F = K Q1 इंटू Q2/R², वेयर K समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है। अब यहाँ के K की निर्भरता के बारे में पढ़ते हैं। K की निर्भरता क्या होती है, K किस पर निर्भर करता है, K की निर्भरता तो देखते हैं। K की निर्भरता ये K दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला मात्रक पद्धति पर, और दूसरा है माध्यम पर, निर्भर करता है। तो पहला लिखते हैं हेडिंग, K की मात्रक पद्धति पर निर्भरता। K की मात्रक पद्धति पर निर्भरता। तो यहाँ से SI मात्रक देख लेते हैं। SI मात्रक
एसआई मात्रक। तो k इक्वल टू होता है, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन को क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, जहाँ वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता इसको कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये होता है कूलम। इसको एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, जब ये मान हम कहाँ रखेंगे, इसमें एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, तो यहाँ से k का मान आ जाएगा आपको 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये k का मान है। तो यहाँ से लिख सकते हैं k का मात्रा कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो F इक्वल टू कितना होगा, F इक्वल टू k। अब k का मात्रक निकाल लेते हैं यहाँ से, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो k इक्वल टू हो जाएगा F इंटू, सॉरी यहाँ से F का मात्रक निकल F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो k का मात्रक, k का मात्रक इक्वल टू F का मात्रक न्यूटन और R स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर अब बटे कूलम स्क्वायर, बटे कूलम का स्क्वायर, कूलम का स्क्वायर। तो ये हो गया k का मात्रक। k का मात्रक बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब ये मात्रक हम यहाँ पे रख देते हैं, ये तो k का मान आया था और ये मात्रक उठाकर हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये k का मान हो गया, k का मात्रक हो गया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे माध्यम, दूसरा है माध्यम। या इससे पहले देख लेते हैं सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है k का। सीजीएस में, सीजीएस में k का मात्रक, k का मात्रक 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से लिखते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁵ डाइन, ये डाइन है, इंटू 100 इंटू 100
डिवाइडेड बाई सीजीएस में कूलाम का मात्रक स्टेट कूलाम होता था, स्टेट कूलाम। तो हम जानते हैं कि 3 × 10⁹ 9 × 3 × 10⁹ 9। तो ये जानते हैं कि 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू 1 कूलाम इक्वल टू, ये आप लिखे थे कूलाम का मात्रक में ही, 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ 9 स्टेट कूलाम। तो वहीं से ये मान लिखा गया है। अब देखिए यहाँ से 3 3 जा 9 और ये 10⁹ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 10⁵। तो 10⁵ को लिख सकते हैं 10⁵ प्लस इसके लिए +2 और इसके लिए +2, और ये ऊपर जाएगा तो -9 में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -9। डाइन सेमी स्क्वायर स्टेट कूलाम का स्क्वायर, स्टेट कूलाम का स्क्वायर, ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻0 डाइन सेमी स्क्वायर स्टेट कूलाम का ये। तो के यहाँ पर हो जाएगा 1 डाइन सेमी स्क्वायर स्टेट कूलाम स्क्वायर। तो के का मात्रक ये निकल गया डाइन सेमी स्क्वायर। और सीजीएस में के का मान पूछा जाए तो सीजीएस में सीजीएस में के का मान कितना है, 1 है। यहाँ से सीजीएस पद्धति में अगर पूछा जाए, सीजीएस पद्धति में के का मान पूछा जाए तो क्या बताओगे, 1 बताओगे।